हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। वर्ड्स लव का पार्ट 81। पिछले पार्ट से सीधे आगे देखेंगे हम सब। ओके। काव्या और रूही किचन में थे एंड काव्या ने रूही को स्लैब में बिठाया था और वो रूही को किस्सी कर रही थी और उसका हाथ रूही की साड़ी में था एंड वो रब करना करती है स्टार्ट। यहाँ रूही के दोनों हाथ काव्या के शोल्डर में थे और उसकी आंखें क्लोज। जैसे ही काव्या का वहाँ वाला टच रूही फील करती है, उसके अंदर एक अजीब सा आग उत्पन्न हो जाती है। उसके आंखों के सामने राहुल की बातें चलने लगती है और रूही को अचानक पता नहीं क्या होता है और रूही ना बहुत तेज पूरी एनर्जी से काव्या को पीछे पुश करती है खुद से। जिस टाइम काव्या का ध्यान रबिंग में था तो उसकी ग्रिप ढीली पड़ गई थी और रूही काव्य को पुश कर स्लिप से उतर जाती है और जल्दी से अपने कपड़े सही करती है और कुछ समझती नहीं वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। बट कुछ आगे ही जाती है कि उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो पलट जाती है पीछे एंड देखती है काव्या स्लेब की दूसरी साइड है। जब रूही ने पुश किया था उसे, वो पीछे स्लिप से जा लगी थी और इस चीज़ से उसका बाजू वहाँ रखे सामान से टकरा जाता है और उससे इतना पेन होता है कि वो जल्दी से वहाँ हाथ लगा देती है और उसका दर्द उसकी आंखों में उतर जाता है। वो ना चिल्लाती है ना कुछ बोलती है ना नजरें ले जाती है रूही पे। बट रूही उससे देखे जा रही थी। यहाँ रूही को ये पता नहीं चलता कि काव्य के बाजू पे चोट लग गई है, उसका जख्म दुख गया है। उसे लगता है काव्य जैसे हमेशा पुश करने पे गुस्सा होती है वैसे ही है और रूही वहाँ से बाहर चली आती है और इस बात से काव्य के जहन में हजारों सवालों का घेरा बन जाता है। लेकिन फिर भी उसके गुस्से पे उसका प्यार भारी पड़ जाता है। वो सोचती है कि काव्या तू भी क्या सोचती है फालतू का, मेरी जान की तबीयत खराब है और तुम ये सब कर रही हो। उससे तो बुरा ही लगेगा ना, उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि मुझे बस यही चाहिए, उसकी फिक्र नहीं कर रही मैं, उससे तो ऐसा ही लगेगा ना। फिर वो कहती है कि हाँ बट मुझे दर्द हो रहा है और रूही ने एक भी पल नहीं देखा। लेकिन अगेन वो उस ख्याल को झटक कर कहती है अरे पागल, क्या पता उससे पता ही ना चला हो। और ये सच भी था और काव्या भी खुद को संभालती है और आ जाती है बाहर और वो बाहर आके देखती है रूही को जो कि उसकी माँ और बाकियों के साथ बैठ गई थी और काव्या के हाथ पे अभी भी पेन हो रहा था। वो चाहती थी कि रूही उसके पास आ जाए रूम में और वो आ जाती है सबके साथ और कहती है तो क्या चल रहा है आप सबका। नानी कहती है हम सबका तो ठीक चल रहा है बच्चा, लेकिन आप बताओ आपका क्या चल रहा है। हम नहीं करा रहे भाई आपकी बीवी से काम कुछ भी। वो तो उन्होंने खुद कहा था कि वो किचन में जा रहे, कुछ खाना है उनको। आपने तो हम पे इल्ज़ाम धर दिया। यहाँ काव्या जल्दी से अपनी नानी के पास आके बैठ जाती है और कहती नानो आप नहीं समझते मेरे लिए मेरी रूही क्या है। और वो वैसे भी इनकी तबीयत खराब थी और ये बहुत नादान है, पता नहीं काम करना क्यों इतना अच्छा लगता है इनको, अपनी एक भी फिक्र नहीं करती है। तो मेरी जिम्मेदारी है ना इनकी फिक्र करना। यहाँ नानी कहती है हाँ हाँ समझते हैं सब। तभी काव्य कहती है नानी चलो ना सारी बातें छोड़े, आप एक बात बताओ, आप मुझे कितना याद करोगी। नानी कहती क्या मतलब। काव्य कहती क्या मतलब क्या, 3 दिन बाद हम जा रहे हैं ना, उसके बाद कितना याद करोगी ये बताओ। और काव्य की बात पे सारे घर वाले एक साथ कहते क्या 3 दिन, अभी तो आए थे आप और अभी जाने की बातें। नानी सीरियस हो जाती है और काव्य को देखती है और कहती बच्चा क्या क्या बोल रहे हो आप। काव्य कहती है नानी क्या मतलब क्या बोल रहे हो तो गया, इतने दिन हो गए, जाना भी इम्पोर्टेंट है ना। नानी कहती है लेकिन क्यों, अब तो यहाँ की फैक्ट्री भी खुल रही है, आप यहाँ रह लो बहू के साथ, यहाँ का काम संभालो। हाँ आपके पापा, बस इतना ही कहते हैं कि यहाँ काव्य कहती है नानी आप समझ नहीं रहे हो, मुझे जाना होगा और अब हमको अपनी फैमिली भी बनानी है। उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। और वह ये कहते हुए देखती है रूही को जिसकी नज़र भी सिर्फ काव्य पे ही थी। और रूही जैसे फैमिली की बात सुनती है, आज उसके अंदर वो खुशी नहीं रहती। वो मन में ही सोचती है कि उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। और काव्य ना बातें करते करते कुछ फील करती है, उसका घाव रिस रहा होता है क्योंकि उसकी शर्ट गीली हो रही होती है।
काव्या नहीं चाहती थी कि वो सबको ये चीज़ बताए। यहाँ काव्या एकदम से खड़ी उठ जाती है और नानी और सब जो काव्या के जाने की बातें पे उदास हो चुके थे, वो देखते हैं काव्या को और कहते कहाँ जा रही हो अब। काव्या थोड़ा घबरा के कहती नानी वो मुझे काम है थोड़ा। और वो कहती है रूही। रूही नज़र उठाती है और काव्या को कहती है जी। तो काव्या कहती है चलो ना रूम में, थोड़ा मुझे मेरा सामान देना था। यहाँ रूही कहती है मैं। काव्या कहती है हाँ बच्चा आप आओ ना प्लीज। और वो रूही को इशारे करती है कि चलो प्लीज मुझे पेन हो रहा है। एंड रूही समझती है कि काव्या इसलिए बुला रही है, उसे किचन वाला काम कंप्लीट करना है। काव्या कहती है रूही आ जाओ ना यार। रूही कहते ठीक है आप जाइए, आराम कीजिए, मैं आती हूँ बस। और काव्या वहाँ से उठ जाती है और वो रूम में आ जाती है। उसे यकीन था रूही जरूर आएगी। और यहाँ हॉल में रूही के अंदर डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। आज वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ये सब करना, बिल्कुल नहीं चाहती थी। इन रूही जानबूझ के घर वालों के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाती है। और काव्या रूम में जाती है और वो अपने शर्ट को रिमूव करती है। उससे बहुत पेन हो रहा था। वो मिरर के सामने आके शर्ट रिमूव करती है। एंड डोर उसने ना ओपन ही रखा था। यहाँ उससे पता था रूही आएगी जल्दी ही ऊपर, और वो बस सैंडो में थी। तो जब देखती है उसका घाव रिस रहा है, वो कबर्ड के पास जाके वहाँ से मेडिसिन लेती है और बस कॉटन से उसे क्लीन करती है। और टाइम देखती है, फिर सोचती है कि यार जख्मों पे मरहम लगवाओ। लेकिन उसके हाथों से चारासाजी एक तरफ, उसका छूना एक तरफ। उसका हाल ये था इस वक्त। वो सोचती है कि रूही आएगी, उसी का वेट करूँगी, वो आएगी और वो खुद लगा लेगी। उसे बस रूही का टच चाहिए था और वो रूही का वेट करना सही समझती है। बस उसे क्लीन कर बेड में लेट जाती है उल्टा, और बस रूही का इंतजार था उससे। यह कुछ टाइम के बाद काव्या अपनी आइज क्लोज कर लेती है। उसे उससे ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उससे फील होता है कि रूम में कोई आ गया है। और काव्या उसके चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। दिल में सुकून उतर जाता है। वो ऐसे ही कहती है तो फिर आ ही गए आप, इतने टाइम बाद ही सही, लेकिन आ गए आखिरकार। आपने तो इंतजार करवा करवा के मेरा हाल बेहाल कर लिया। कैसे रह लेती हो मेरे बिन एक भी पल? पता नहीं क्या आपको कि कितनी तकलीफ में हूँ मैं। यहाँ तभी काव्य को फील होता है कि सिसकने की आवाज़, मानो कोई अपने मुंह पे हाथ रख अपने आंसुओं को बहने से रोक रहा हो। और काव्य की आइज़ एक झटके में खुल जाती है। वो कहती है तुम रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ। और वह कहते हुए एकदम उसका हाथ पकड़ लेती है जो उसके हाथ की तरफ बढ़ रहा था, और उस हाथ को पकड़ के अपने करीब खींच लेती है। और भाई जैसे वो देखती है उस फेस को, काव्या वहीं पे फ्रीज। और उस वक्त उसके समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। वो हाथ को पकड़े बस उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वहाँ थी रिया। ओ माय गॉड। और रिया की भी सांसें तेज, आंखों में आंसू, और हाथ काव्य के हाथ में, और नजरें काव्य की नज़रों में। और काव्य बेड में लेटी, और जब उसने रिया को खींचा था रूही समझ के, रिया काव्य के बहुत करीब आ गई थी। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या, कैसे, क्यों हुआ। और दोनों कुछ कहते कुछ समझते। तभी दोनों के कानों में एक आवाज़ जाती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? और दोनों घबरा के देखते हैं डोर की तरफ भाई। और दोनों की दिल की धड़कन रेस लगाना करती है स्टार्ट। और काव्या इतना डर जाती है, वो जल्दी से रिया का हाथ छोड़ खुद रिया से बहुत दूर खिसक लेती है। और कांपते हुए वॉइस में कहते देखो तुम गलत मत समझना, हाँ मुझे गलत मत समझना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। यहाँ उस लड़की को दिखाते हैं, वो थी तन्वी। हाँ वो तन्वी थी। और तन्वी कहती मैंने सिर्फ इतना पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ, तुम दोनों इस हाल में, वो भी काव्या तुम्हारे रूम में। भाभी भाभी की मासूमियत का तो ख्याल करती कुछ। और तभी रिया को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो देखती है तन्वी को और कहती क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे, जब कुछ भी बके जा रही हो? और तन्वी गुस्से में देखती है रिया को और कहती है मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दिया है। और ये बात किसी मासूम के दिल को ना तोड़ दे। मुझे लगता है तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता है जो इस चोट को सह ले। एंड वो ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यहाँ काव्य तो कुछ समझती ही नहीं बेचारी।
काव्या जैसे सेंस में आती है वो देखती है रिया को और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और रिया देखती है काव्या को और वो कुछ कहती है। यहाँ काव्या खुद से कहती है रिया आई एम सॉरी बट प्लीज आप अभी जाओ यहाँ से। मेरी रूही ने देख लिया तो पता नहीं मुझे क्या सोचेगी। प्लीज मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत समझे प्लीज। एंड मैं तन्वी को समझा लूँगी। और रिया भी बात समझ जाती है। उसके आंखों के कोने से सिर्फ एक आंसू गिरता है और वो उसे क्लीन कर वहाँ से निकल आती है बाहर। एंड यार भगवान का शुक्र कि रूही अभी ऊपर नहीं आई थी। और काव्या को खुद को शांत करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो बेड में बैठी अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखती है और उससे बहुत गुस्सा आता है खुद पे बहुत ज़्यादा। वो तो अपना दर्द ही भूल जाती है उस चीज़ में और उससे अजीब गिल्ट सा रह जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया जबकि उसकी कुछ गलती ही नहीं थी। और अगर रूही देखती तो कैसे एक्सप्लेन करती, वो बस यही सोचते हुए रह जाती है। यहाँ काव्या खुद से कहती है कि कोई नहीं काव्या, तेरी रूही आने वाली होगी, जैसे आएगी मैं सब कुछ बताऊंगी। और मुझे यकीन है मेरी जान मुझ पे मेरे प्यार पे विश्वास करती है। और वो काफ़ी टाइम तक रूही का वेट करती है। रात के 9 से ज़्यादा हो गए थे बट रूही रूम में आती ही नहीं। और काव्या को ये बात अब कुछ हद तक लग जाती है कि कैसे नहीं आना हुआ। और अब वो देखती है इधर उधर और अपनी शर्ट लेके जल्दी से पहन लेती है और जल्दी से आने लगती है नीचे। और इस बारी गुस्से में वो सीढ़ियों से उतर रही थी तभी उसके सामने एक मेड आ जाती है जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और काव्या के कदम रुक जाते हैं। तभी वो कहती है मैम मैं आपको ही बुलाने आ रही थी, डिनर रेडी है सो सब आपका वेट कर रहे हैं। और काव्या का दिमाग खराब कि ये हो क्या रहा है। और काव्या गुस्से में कुछ जवाब दिए बिना आती है नीचे हॉल में, फिर डाइनिंग एरिया में जहाँ सब बस काव्या का वेट कर रहे थे। वहाँ सब थे, सिर्फ तन्वी नहीं थी। और रूही की नजर जाती है काव्या पे और काव्या की भी। और काव्या की आंखों में एक गुस्सा था और रूही को फील हो जाता है। वो जल्दी से अपनी नजरें और पलके नीचे कर लेती है और काव्या काम रहने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने कुछ सवाल जवाब करे। और नानी कहते बेटा आपका कब से वेट कर रहे थे सब, आप अब आए, आ जाओ ना खाना खाते हैं। यहाँ काव्या रूही को देखते हुए कहती है क्यों नानी, मेरा वेट कौन और क्यों ही करेगा कोई। नानी कहते बच्चा कैसी बातें कर रहे हो आप, आओ ना बैठ जाओ, देखो सब आपका ही वेट कर रहे थे, बस कुछ दिन तो हो आप यहाँ, सबके साथ खाना खाना चाहिए। काव्या भी आ जाती है रूही के बगल और बैठ जाती है। यहाँ रूही उड़ जाती है और काव्या को खाना सर्व करने लगती है। उसके दिल में कुछ तो चल रहा था जो हमें आगे जाके पता चलेगा। यह काव्या भी बोलती नहीं कुछ, बस खाना खाने लगती है। एंड कुछ टाइम के बाद जब इनका खाना कंप्लीट हो जाता है और काव्या उठ जाती है और वो देखती है रूही को और कहती है रूही। रूही कहती है जी। काव्या कहती है चलो यहाँ से। रूही कहती है जी आप जाइए मैं आती हूँ। काव्या देखती है रूही को और रूही काव्या की आंखों में भाई अलग लेवल की आग देख लेती है। और काव्या अगेन कहती है रूही मैंने तुमसे कुछ कहा है, ऊपर चलो तो चलो। रूही कहती है मैं बस मम्मी जी से बात करने के लिए। काव्या कहती है रूही मैंने तुमसे कुछ कहा, ऊपर चलो, यहाँ से चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रूही कहती है हाँ तो बोलिए ना क्या बोलना है आपको। काव्या का दिमाग खराब, वो कहती है रूही अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊँ तो प्लीज ऊपर चलो। यहाँ रूही को पता था काव्या किसी की परवाह नहीं करेगी। वो जल्दी से वहाँ से उठ के ऊपर की ओर जाने लगती है और काव्या भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाती है। यहाँ रूही जल्दी से अपने रूम में आती है और काव्या भी रूम के बाहर पहुँच जाती है। वो डोर तक ही आई थी कि अपनी नजरें ले जाती है साइड में और वहाँ देखती है वो तन्वी को जो कि स्मोक कर रही थी एंड वो ड्रंक भी थी। और काव्या उसे देखे अपने कदम बढ़ाती है उसकी तरफ और तन्वी बस अपने में ही थी। वो पता नहीं क्यों ऐसे हो गई थी या फिर आजकल काव्या का टाइम ही खराब चल रहा था। और काव्या उसके पास आके कहती है तन्वी ये तुम क्या कर रही हो, वो भी कॉरिडोर में, कोई देख लेगा तो नाना जी का तो ख्याल कर। और तन्वी के कानों में काव्या की आवाज़ पड़ती है। वो देखती है काव्या को और कुछ जवाब नहीं देती, वहाँ से अंदर जाने लगती है। और ये पहली बार था तन्वी का बिहेवियर काव्या के लिए ऐसा हो। सच कहते हैं एक प्यार ऐसा रिश्ता है जिसके आगे हम किसी को नहीं देखते, सही गलत कुछ भी नहीं। और तन्वी अंदर आ जाती है। यहाँ काव्य का एंगर भी किसी अलग लेवल तक पहुँच गया था। वो भी गुस्से में पलटती है पीछे और आ जाती है तन्वी के साथ तन्वी के रूम में। यहाँ तन्वी स्मोक करते हुए कहती है
यहाँ से चली जा काव्या, मैं अभी किसी से बात करना नहीं चाहती। काव्या बिल्कुल तन्वी के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसे रफली अपने सामने पलटा लेती है और कहती ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने। तन्वी कहती देख, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बचपन से तेरे एहसानों के तले हूँ, सो तुझे कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन प्लीज इस वक्त अकेला रहना चाहती हूँ, इतना एहसान कर दे, मुझे छोड़ दे अकेले। और उसकी इस बात पे काव्या का दिमाग खराब। काव्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है तन्वी को। बहुत ही जोरदार था यार। और उसका ये करना था कि यहाँ तन्वी जल्दी से एक झटके में काव्या का कॉलर पकड़ लेती है और अब टकराते हैं दो दोस्त। यार कितना बुरा है ना ये। यह काव्या कहती है क्या बकवास कर रही हो, और इस बकवास के लिए तुम ये थप्पड़ डिजर्व करती हो जो मैंने तुम्हें दे दिया है। आई नो तुम्हें रूही की फिक्र होगी, है ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या। भाई अब कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तन्वी बहुत टाइम से काव्या को बताना चाहती थी, लेकिन आज उसे आग लग गई थी। आज तो वो पता नहीं किस दुनिया में थी और क्या सोचती थी, क्या उसके दिलो दिमाग में चल रहा था, हम नहीं जानते। यहाँ तन्वी कहती है बकवास, हाँ बकवास कर रही हूँ मैं, तुझे भी पता है अपने प्यार के लिए सब क्या बन जाते हैं, ये बात मुझसे ज़्यादा तुम अच्छे से जानती हो। तुमने ही कहा था ना मुझे कि भाभी के मामले में तुम किसी को नहीं बख्शती, ना किसी को देखती है कि कौन है क्या है तुम्हारे सामने, तुम सिर्फ भाभी को देखती हो, तो मुझसे क्या उम्मीद करती हो मैं अपने प्यार के मामले में क्या देखूं। हाँ, यहाँ काव्या फुल्ली कंफ्यूज, उसे पता ही नहीं आता कि तन्वी कह क्या रही है, उसे समझ ही नहीं आता कुछ। वो कहती तन्वी क्या बोल क्या रही हो, प्यार एंड ऑल। या तन्वी कहती हाँ प्यार, प्यार है मुझे रिया से और उससे मुझसे, उसने दावा किया है इस बात का। भाई ये सुनते ही काव्या के पैरों के नीचे से जमीन गायब। वो कहती व्हाट। यहाँ तन्वी कहती हाँ, लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर तुम दोनों का अभी भी कुछ था तो तुम दोनों ने मुझे क्यों धोखे में रखा। तेरी दोस्ती के लिए तो मैं जान दे देती, एक बार बोलती तो, प्यार कुर्बान करना क्या चीज़ है, बस ये ना करती मेरे साथ। यहाँ काव्या जैसे सेंस में आती है, तन्वी का हाथ अपने कॉलर से झटक देती है। वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, इसके बाद वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी यार। उससे ना बहुत अजीब फीलिंग होती है, पता नहीं क्या। वो बस तन्वी का हाथ अपनी कॉलर से हटा के वहाँ से जाने लगती है। तभी तन्वी जल्दी से काव्या का हाथ पकड़ लेती है और काव्या के कदम रुक जाते हैं। वो पलट के देखती है पीछे तन्वी को, और तन्वी यार एक पागल दीवाने की तरह काव्या का हाथ थामे आंखों में दर्द लिए कहती है मेरे प्यार के आशिक, तुमसे एक फरियाद करनी है, लड़ना नहीं है, बस एक बात करनी है। मेरे शादी के इरादे हैं उसके साथ, तुम्हारा क्या, तुमने तो बस एक रात करनी है। मैं समझा सकती हूँ उससे भी, मगर नहीं, यह सुलह मुझे तुम्हारे साथ करनी है। ये ना समझना कि बिस्तर में कच्चा हूँ, उसके नाखूनों से भरी पड़ी है पीठ मेरी, बिस्तर में भी अच्छा हूँ। सो सारी चीज में मैं उसके काबिल हूँ। तुम भी किसी के दीवाने हो तो उस पे ध्यान दो। यार ये बात ना काव्या को लग जाती है। काव्या इस वक्त कुछ भी आर्ग्यू नहीं करती, वो एक झटके में तन्वी का हाथ खुद से छुड़ा देती है और कुछ नहीं सोचती ना समझती, वो वहां से बाहर निकल के अपने रूम में आ जाती है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।